कि न दुश्मनी न मुरव्वत में मारा जाऊंगा, न दुश्मनी न मुरव्वत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। मेरे हरीफ मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे, मैं एक रोज शराफत में मारा जाऊंगा। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। बहुत आज शुक्रिया। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिसे मुशायरों के स्टेज की रौनक समझा जाता है, जिसे मुशायरों की कामयाबी की ज़मानत समझा जाता है, जो हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी वो अपने मुल्क की शेर व शायरी के ज़रिए से नुमाइंदगी कर चुके हैं। आज भी उन्हें मुशायरों के स्टेज पर बड़े ही अदब व एहतराम के साथ, मोहब्बत के साथ सुना जाता है। जितना उन्हें मुशायरों के स्टेज पर सुना जाता है, उसी मोहब्बत के साथ, उसी चाह के साथ उन्हें मंचों पर भी, हिंदी मंचों पर भी सुना जाता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं हाशिम फ़िरोज़ाबादी साहब। हम उनसे बात करेंगे और उनके शेर व शायरी के सफ़र के ताल्लुक़ से और उर्दू और मौजूदा सियासत के ताल्लुक़ से भी हम उनसे सवाल करेंगे, क्योंकि शायर जो होता है वो समाज का आईना होता है। शायर वही चीज़ कहता है अपनी शायरी के ज़रिए से जो आवाम को, जो सामईन के अंदर वो दर्द को महसूस करता है, वो उसे शायरी के ज़रिए से सामईन के सामने पेश करता है। तो हाशिम साहब, आपका ईटीवी भारत में बहुत बहुत स्वागत है, खैर मकदम है। मेरा आपसे पहला सवाल ये रहेगा, क्योंकि आप एक शायर हैं तो उर्दू के हवाले से सवाल ज़रूर बनता है। मुशायरों से उर्दू अदब का या उर्दू ज़बान का आप तरक्की कितनी समझते हैं? देखिए, प्रेजेंट टाइम अगर आप सोचें तो देखें, प्रेजेंट टाइम अगर कोई इवेंट है जहां उर्दू जबान है तो सिर्फ मुशायरा है। दूसरे इवेंट, आई थिंक आप भी शायद मीडिया से हैं, आप बराबर लोगों को फेस करते हैं, लोगों से बात करते हैं, आप सवाल पूछते हैं। मैं खुद अगर आपसे ये सवाल पूछ लूं कि इस इवेंट के अलावा दूसरा इवेंट है क्या, मुशायरों के अलावा ऐसी कोई महफिल नहीं बची जिससे उर्दू को फ़रोग हो। ये कह सकते हैं कि आज अगर शोरा इकराम अपनी ज़िम्मेदारी समझें तो वो अपने अपने शहरों में उर्दू के फ़रोग के लिए महफिलें सजाएं और लोगों से घर घर जाकर अपने तरीके से उनसे गुजारिश करें कि हम अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाएं, अपने बच्चों को इंग्लिश की तालीम दें, अपने बच्चों को हिंदी पढ़ाएं। लेकिन ये लाजमी है कि हम अपने बच्चों को उर्दू भी पढ़ाएं। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप इंग्लिश ना पढ़ाएं, आप हिंदी ना पढ़ाएं, लेकिन मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अगर मैं तो उससे हटकर ये भी कहता हूँ कि अगर आप इंग्लिश बोलें, आप हिंदी बोलें, अगर आप उर्दू थोड़ा-सा पढ़ लेंगे, उर्दू पर थोड़ी-सी आप कमांड होगी, तो शायद आप उनसे बेटर हिंदी और इंग्लिश बोल सकते हैं, जो लोग बगैर उर्दू पढ़े इंग्लिश बोलते हैं। उसका रीज़न क्या है? तलफ़्फ़ुज़, यू कैन से प्रोनंसिएशन, जिसे उच्चारण हम लोग बोलते हैं। जितना अच्छा उच्चारण, जितना अच्छा तलफ़्फ़ुज़, प्रोनंसिएशन एक उर्दू बोलने वाले का होगा, शायद मैं समझता हूँ कि कोई और इतनी अच्छी-सी उसको मास्टरी या महारत किसी भी ज़बान पर नहीं हो सकती। वरना मैंने अच्छे-अच्छे लोगों को सुना है कि हासिम भाई कैसे हैं? हैं? और जब वो पढ़ा लिखा है तो वो तो खुद ब खुद बोल रहा है, जब वो उर्दू से वाकिफ़ है, हाशिम भाई कैसे हैं हम? तो हम अगर हिंदी और इंग्लिश को और ज़्यादा मज़बूती से अगर उर्दू पढ़ें तो और अच्छा-सा बोल सकते हैं। उर्दू ज़बान का मदारिस की तरवीज व इशाअत में जो है कितना अहम किरदार है, आप इससे कितना इत्तेफ़ाक़ करते हैं? नहीं सर, बिल्कुल मदारिस अब तो स्पेशली गवर्नमेंट ने भी जो मदरसे, जो स्कूल्स चलते थे, अब उसको मदरसे की एक शक्ल दे दी है। बहुत बड़ा अहम रोल है और उर्दू जो है प्रेज़ेंट टाइम अगर देखा जाए तो ध्यान दिया जाए तो मदरसों में ही फ़ोर्स किया जाए, वरना अदरवाइज़ हम लोग की जो नई जनरेशन है, हमारे घर के जो बच्चे हैं, मैं अपने घर के बता रहा हूँ, मेरे जो भाई के बेटे हैं 3, मेरा बेटा तो अभी छोटा है, वो भी, उसको अभी से ही हम लोग उर्दू पढ़ाते हैं, आप वाकिफ़ हैं मैडम से भी। तो ज़ोर है हमारा और मदरसों का तो अहम किरदार है, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता उर्दू पर। ज़ाहिर-सी बात है, मैं तो कहूँगा बद लोगों से कि मदरसों, जैसे गवर्नमेंट ने भी कहा कि एक हाथ में कंप्यूटर होगा, एक हाथ में अकॉर्डिंग टू यू, तो ज़ाहिर-सी बात है जब गवर्नमेंट भी फ़ोर्स कर रही है तो हमको अब उस पर फ़ोकस करना चाहिए। उर्दू ज़बान को ऑटोमेटिकली हम सिर्फ़ उसको उर्दू वाले हम चीख ज़्यादा रहे हैं, उस पर काम नहीं कर रहे हैं। हम अपने अपने शहरों में अगर ध्यान दें तो उर्दू के रसायल, अखबारात कितने आ रहे हैं। मैं जिस बस्ती से, जिस शहर से आ रहा हूँ, फिरोज़ाबाद से आ रहा हूँ, तो हार्डली पूरे शहर में जब लोगों ने ज़ोर दिया तो 100-150 अखबार आ रहे हैं। लेकिन हम लोग बस उर्दू वाले हैं, उर्दू वाले हैं। एक्चुअली मुशायरों में एक चेंज आया। मुशायरों में चेंज ये आया
कि हम लोग जो जो नई जनरेशन आई, जो नए शायर आए, ये सच है कि पढ़े लिखे आए। ये कह सकते हैं कि नई जनरेशन कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ, लेकिन नई जनरेशन की एक क्वालिटी ये है, नई जनरेशन चाहिए कि वो आए और वो जो उसको सुनने वाले जो लोग हैं, उनको थोड़ा-सा पुरज़ोर उन पर उनसे गुज़ारिश करे कि आपको उर्दू पर भी ध्यान देना, उर्दू भी पढ़ना है। हाशिम साहब, आप मुशायरे के स्टेज पर आपके सामाईन मद्दाह काफ़ी हैं। ज़ाहिर-सी बात है उतने ही मद्दाह, उतने ही सामाईन आपके हिंदी मंचों पर भी देखने को मिलते हैं। तो इन दोनों मंचों को अगर आप देखते हैं तो दोनों सामाईन में आप क्या फ़र्क पाते हैं? देयर इज़ नो चेंज। उधर मैं कोई उसमें फ़र्क समझता ही नहीं हूँ। फ़र्क तब आप कह सकते हैं जब मैं जैसे हिंदी मंच पर जाऊँ, तो वहाँ मेरी कविता बदल जाती हो। जब मैं उर्दू मंच पर आऊँ, तो मेरी शायरी बदल जाती हो। पढ़ तो मैं वही रहा हूँ, जिनके हाथों से तिरंगा ना सँभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। इट मीन्स देयर इज़ नो चेंज। वहाँ भी उतना ही मुझे आशीर्वाद मिल रहा है जितनी दुआएँ यहाँ मिल रही हैं। मैं इस किशन और हसन के गुलशन में भाईचारे के फूल खिल जाएँ, हाथ मिलते हैं जिस मोहब्बत से, उस मोहब्बत से दिल भी मिल जाएँ। मैंने नेशनलिज्म और मोहब्बतें जी हैं, और अगर कहा जाए कि नसीहत आमेज़ जो मैंने पोइट्री की है, मैंने कभी किसी के खिलाफ मैंने कभी वन वे पोइट्री नहीं की, मैंने एक तरफ़ा बात कभी नहीं की। ज़ाहिर-सी बात है, शायर का कोई मज़हब नहीं होता। शायर का काम है वो मोहब्बतों का पैगाम दे। और उसके अलावा बता दूँ, मैं शायर होने से पहले एक क्रिकेटर था, मैं स्पोर्ट्समैन, मैं विकेट कीपर बैट्समैन था। तो एक स्पोर्ट्समैन पहले स्पोर्ट्समैन रहा हो, फिर शायर रहा हो, तो दूर-दूर तक आप देखें कहीं मेरे अंदर वो अगर वो फीलिंग से मेरी पोएट्री में होता, वो फ्लेवर मेरी पोएट्री में होता, जो वन वे बात करता, शायद मैं हिंदी मंच पर नहीं होता। मुझे प्यार करने वाले अगर 70 अगर 100 में से अगर मैं कहूँ तो 60% वो लोग हैं जो हिंदी मंच पर मुझे सुनते हैं। 60%, 40% उर्दू मुशायरों में। तो ऑटोमेटिकली ज़ाहिर-सी बात है कि आज जो मुझे दोनों मंचों पर सुना जा रहा है, तो वो देश की दुआएँ हैं। इसका मतलब मैंने जो कमाया है वो ये है कि हर शख्स मुझसे मोहब्बत कर रहा है, हर समाज मुझसे मोहब्बत कर रहा है, हर शख्स मुझसे प्यार कर रहा है। आप मेरे सोशल मीडिया पर जाएँ, तो अगर मेरे फॉलोअर्स हैं, तो 100 में से 70% कोई धर्मेंद्र है, कोई नरेश है, कोई विजय है, तो मैंने ये कमाया है। अगर कोई कहे मुझे किस बात पे फ़ख्र है, मुझे अपनी पोएट्री पर नहीं, लेकिन उन मोहब्बतों पर फ़ख्र है, मुझे उन लोगों की मोहब्बतों पर नाज़ है, जो इस दौर में भी मुझसे मोहब्बत कर रहे हैं। हाशिम भाई, आज़ादी के बाद से मुसलमान अपने वजूद को साबित करने पे लगा हुआ है, मगर हमेशा उसे निशाना बनाया जाता है। दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में या मॉब लिंचिंग के इल्ज़ाम में उसे मार दिया जाता है। बहैसियत शायर अब इन तमाम मंज़रनामे को कैसे देखते हैं? देखिए, अगर मैं यूँ कहूँ कोई हमको इस मुल्क का वफ़ादार होने का सर्टिफ़िकेट देगा, मैं उससे इत्तेफ़ाक नहीं रखता। कोई कौन होता है हमको मुल्क का वफ़ादार होने का सर्टिफ़िकेट देने वाला? खुदा का शुक्र है, मैं चीख-चीख कर कहता हूँ कि हम बाय चॉइस इंडियन हैं, हम बाय चांस नहीं हैं। हमें मौका फराहम किया था, हमसे कहा गया था, आइए एक ऐसे मुल्क में आइए जहाँ तुम्हारे जैसे लिबास पहनने वाले होंगे। आइए एक ऐसे मुल्क में आइए जहाँ आपको सिर्फ़ अज़ानें सुनाई देंगी। आइए एक ऐसे मुल्क में आइए जहाँ नाम जो तुम्हारे हैं वहाँ तुम उनके वही नाम होंगे। इट मीन्स कि वहाँ वो लोग होंगे जहाँ तो तुम्हारे जैसे कलमे पढ़ने वाले होंगे, जहाँ तुम्हारे जो तुम चाहते हो कि जिस नाम से तुम्हें पुकारा जाता है, दूसरा नाम भी फिर वहीं सुनाई दे। लेकिन उस वक़्त हमने सन 47 में उस मुल्क को ठुकरा दिया था, इस मुल्क की खातिर हमने पाकिस्तान को ठुकरा दिया था, इस मुल्क की खातिर। तो अगर कोई कहता है कोई कमक्ल, मैं उसको मासूम कहूँगा, कमक्ल बेवकूफ़ जो लोग जो इन आँखों में पाकिस्तान ढूँढते हैं, मैं उनको काउंट ही नहीं करता। क्योंकि और दूसरी चीज़, इस मुल्क में अर्ज़ कर दूँ, जिस वक़्त एनआरसी, ये सीए, ये सब हुआ, मेरे तमाम ऐसे फ्रेंड्स थे, जब हम इस बात पर चर्चा करते थे, तो वो हमारे साथ बराबर से खड़े थे। वो देखते हैं हिंदुस्तान से आपको कौन निकाल सकता है, देखते हैं आपको कौन एनआरसी, सीए कागज़ आपसे कौन माँगता है। वो सवाल को कि जवाब देने वाले अच्छी खासी तादाद में नरेश थे, रमेश थे, मुकेश थे। ये राजनीति है, आई डोंट केयर, इन पर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वो चाहते हैं कि हम उन पर ध्यान दें, हमारी ज़िम्मेदारी कि हम उन पर ध्यान ना दें। 2022 असेंबली इंतखाबात है, चंद महीने बाकी हैं। आप एक शायर होने की हैसियत से आपके सामईन मद्दाह काफ़ी हैं, तो उन लोगों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे 2022 असेंबली इंतखाबात को लेकर? मुल्क को जो तरक्की दे सके सरकार,
कोई सरकार हो जो मुल्क को जोड़ने का काम करे। जाहिर सी बात है, भाजपा भी कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। देखिए मेरा भाजपा और कांग्रेस से कोई मतलब नहीं। ये इस वक्त जो जो सियासी जमातें हैं, अभी सेंटर के चुनाव ने, मैं अभी प्रदेश की बात कर रहा हूँ, इस वक्त अगर देखा जाए तो मैं जो अभी नया नया करंट में आया कि मथुरा याद आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको मथुरा याद आना चाहिए। वहाँ भगवान श्री कृष्ण, अब मैं आपको बता दूं, हमारे 1,24,000 अम्बिया कराम हुए जो हमारे, उसमें कौन कहाँ है, क्योंकि हमको उनके नाम नहीं पता। हमें तो स्ट्रिक्टली कहा गया है कि हम किसी मजहब के खिलाफ ना बोलें। ये मजहब इस्लाम हमको हुक्म देता है कि हम किसी भी मजहब के खिलाफ या उस पर उंगली ना उठाएं। तो जाहिर सी बात है, हम तो बुराई को बुरा नहीं कहते। और जब अकॉर्डिंग सिचुएशन के अगर आप जो मुखालफिन है, जो अगर कोई कुछ ऐसा कर रहा है जिससे किसी को तकलीफ हो, तो आपको उसकी बुराई के खिलाफ खड़ा भी होना चाहिए। हम हर मजहब का एहतराम करते हैं, उस किरदार का भी एहतराम करते हैं, लाजमी है। क्योंकि इस मुल्क की खूबसूरती ही यही है जो राजनीति ख़त्म करना चाहती है, इस मुल्क को कई हिस्सों में तकसीम करना चाहती है। और दुनिया में यही एक ऐसा मुल्क है जिसमें ढेर सारे मज़ाहिब एक साथ रह रहे हैं। आखिरी बस सामाइन के लिए हमारे आप चंद अशार पेश कर दें। मतलब यूँ आजकल मैं एक मतलब पढ़ रहा हूँ कि ना दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊँगा, ना दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊँगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊँगा। मेरे हरीफ मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे, मैं एक रोज़ शराफत में मारा जाऊँगा। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, मैं जानता हूँ मैं फुर्सत में मारा जाऊँगा। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ थे हाशिम फिरोज़ाबादी, जिन्होंने अपनी पूरी गुफ्तगू में हिंदू मुस्लिम एकता, कौमी एकजहती पर जोर दिया। जो अपने बयान की वजह से, हमें हक बयानी की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, जो हुकूमत वक्त की आंख में आंख डालकर अवाम की तर्जुमानी करते हैं, जिन्होंने अपनी पूरी बात पर यह जोर दिया कि हम हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को कायम रखें, आपसी भाईचारगी को कायम रखें। ईटीवी भारत के लिए अजवद कासमी।